नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और आज हम लोग संस्कृत को लेकर के चर्चा करते हैं। संस्कृत विषय या संस्कृत भाषा को लेकर के। संस्कृत एक भाषा नहीं अपितु संपूर्ण जगत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं की माँ है। और सबसे पहले संस्कृत माँ है। संस्कृत की पराकाष्ठा, संस्कृत की कितनी जगहों पर कितनी प्रसिद्धि थी, इसके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जो संस्कृत भाषा है हमारी, देवों की वाणी, देववाणी के नाम से जानी जाती है, वैज्ञानिक भाषा है, सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है। और संस्कृत को अगर देखा जाए तो इसको गिराने का प्रयास विदेशी आक्रांताओं द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी ये संस्कृत अपनी पराकाष्ठा नहीं खोई है। यहाँ पर रहने वाला एक एक व्यक्ति संस्कृत बोला करता था। पहले यहाँ के जो चरवाहे थे वो तक संस्कृत बोला करते थे। हो सकता है आप गांव देहात में न रहे हों या रहे हों, या किसी अपने बड़े लोगों से पूछेगा जो आपके घर में बुजुर्ग हों, उनसे पूछेगा कि आप लोग गांव घर में रहे हैं तो जब गांव के चरवाहे अपनी गायों को लेकर के चरा करके जंगल से घर की ओर प्रवेश करते थे या घर की ओर शाम की तरफ आते थे, गोधूल वेला में आते थे, तो अपने जानवरों से कहा करते थे गिर्री है गिर्री है, गिर्री है गिर्री है शब्द कहते थे। तो जो गिर्री है शब्द था उसका अपभ्रंश हुआ, वास्तविक रूप में वो शब्द था गृहे गृहे। गृहे गृहे यानी गृहे गृहे मतलब घर चलो, घर की ओर प्रस्थान करिए, सायंकाल हो गया है। जानवरों से ऐसी वार्ता करने वाले हमारे देश के चरवाहे जब संस्कृत बोलते थे, सारे लोग संस्कृत बोलते रहे होंगे। विदेशी आक्रांता आए, जैसे आपने सुना होगा लॉर्ड मैकाले की उसका गूगल करके आप कभी देखिएगा, उसने कहा था लॉर्ड मैकाले ने कि मैं हिंदुस्तान की हर जगह में खूब घूमा टहला हूं, वहां के संस्कार, संस्कृति और भाषा इतनी प्रबल है कि हम 10, 50, 100, 200 वर्ष, 1000 वर्ष तक भी अगर वहां राज कर लें तो अपनी भाषा और अपने साहित्य का प्रयोग वहां पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब उन्होंने पूछा, उसके पार्लियामेंट में दिया गया उसका भाषण है, आप गूगल करके कभी देखिएगा, कहा गया फिर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इनके अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर इनके भाषा के प्रति, इनके साहित्य के प्रति कमतरी का भाव भर दो तो सब हो जाएगा। जब कमतरी का भाव इतना भर दिया गया, बोले आपका बेकार है हमारा सही है, आपका बेकार है हमारा सही है। सीधे पुराणों में हमारे वर्णन था, विकासवाद का सिद्धांत हमारे पुराणों में था और आप डार्विन में झांकते रहे। जैसे विकासवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम हमारे पुराणों में सीधा लिखा गया है, सबसे पहले मत्स्य अवतार, उसके बाद में कच्छप अवतार। मत्स्य मछली कहां रहती? जल में। वही वो लोग विकासवाद वाले भी यही बता रहे हैं कि सबसे पहले जलीय जीव आए, उसके बाद में फिर देखिए विकास हो रहा है। कच्छप अवतार, कछुआ जल और थल दोनों में रह सकता है। फिर बारह अवतार, वो दोनों के बीच की सतह को भेदता है। फिर वामन अवतार, व्यक्ति छोटा पैदा हुआ, बड़ा नहीं पैदा हुआ, जिसने 52 गज में यानी 2 डग में पूरे सर्वलोक को नाप लिया था, ऐसे वामन अवतार का जन्म हुआ। फिर उसके पश्चात में हमारे हिंदुस्तान में रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उसमें उन्होंने वर्णन किया कि पुष्पक विमान ऐसा था जो 7 तल्ले थे और चाहे जितनी अच्छी सेना सब उसमें बैठ जाती थी। और आज तक मैं आप विशेष बात बताना चाहता हूं, अमेरिका का सबसे बड़ा प्लेन है जिसमें सिर्फ 2 तल्ले हैं। हमने 7 तल्ले की कल्पना की थी, लेकिन यहां तो देखा नहीं, बोले यहां का सब बेकार है। अगर हमने सही समय पर देखा होता तो सर्वप्रथम विमान बनाने का काम हिंदुस्तान ने किया होता। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो सुरगुजा पर्वत पर बैठ करके महाकवि, जो संस्कृत के शेक्सपियर कहे जाते हैं, महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की। उस मेघदूतम पर मेघों यानी बादलों से संदेश भेज रहे थे अपने प्रियतमा को, और संदेश भेजते हुए उन्हें बादलों से संदेश भेजा। अगर उस समय हमने उसको गौर से लिया होता तो जो आपके मोबाइल में SMS और MMS उतरता है, सर्वप्रथम ऐसी टेक्नोलॉजी देने वाला हिंदुस्तान होता। लेकिन हमारे अंदर तो कमतरी का भाव भरा हुआ है। हमारे पुराणोवाद में जो सब कुछ दिया हुआ है उनको हम लोगों ने गौर से देखा नहीं। और एक बात और भी बड़ी अच्छी बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान से ज्यादा प्रयोग संस्कृत भाषा में जर्मनी में चल रहे हैं।
हमारे हिंदुस्तान से ज्यादा प्रयोग अन्य देशों में चल रहे हैं। और अंतरिक्ष में जब किसी से वार्तालाप की जाती है तो वो वार्ता किसमें की जाती है? तो अंग्रेजी में नहीं की जाती, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, इधर का उधर सेंटेंस हो गया तो अलग अर्थ पैदा करने लगती है। इसलिए उस अंतरिक्ष में अगर कोई वार्तालाप की जाती है, अंतरिक्ष में कोई संदेश भेजे जाते हैं तो वो संस्कृत भाषा में भेजे जाते हैं। इस संस्कृत की सर्वश्रेष्ठता को सुनिश्चित करती है, बताती है कि कितनी सर्वश्रेष्ठ भाषा है। उसके पश्चात में हम लोगों ने देखा, या और आगे देखा जाए तो कंप्यूटर और सारी भाषाओं की लेखनी कर सकता है, लेकिन संस्कृत भाषा की लेखनी स्पीकिंग में या संस्कृत में सबसे पहले सुनने की बात अगर की गई स्पोकन इंग्लिश में, तो सबसे कंप्यूटर ने जब सर्वप्रथम कोई भाषा ऑब्जर्व की तो स्पीकिंग के लिए, सुनने के लिए, लिसनिंग के लिए तो सर्वाधिक परिशुद्ध भाषा संस्कृत भाषा प्रयोग की गई। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण पाणिनि ने दिया। और इसमें बहुत सारे प्रयोग अन्य देशों में हो रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बताया या हम आप चर्चा करते रहते हैं कि संस्कृत भाषा को लेकर के हमारे गांव देहात में एक प्रचलित बहुत सा सबसे छोटे बच्चे को कभी छींक आती थी तो लोग कहते थे छत्तन जीव, अभी भी कहते हैं छत्तन जीव। हाँ, छत्तन जीव कहते थे। वो छत्तन जीव नहीं था, वो था सतम जीव, यानी छोटे बच्चे को ऐसी मंगल कामना की जाती थी संस्कृत भाषा में, सतम जीव 100 वर्ष तक जियो, ऐसी मंगल कामना के साथ हम लोग संस्कृत भाषा में बोलते थे। लेकिन फिर जो हिंदुस्तान का इतिहास लिखा गया, मुगलों के सानिध्य में लिखा गया, अन्य लोगों के सानिध्य में लिखा गया हिंदुस्तान का साहित्य, और लिखा महाकवि कालिदास को, क्योंकि कालिदास मूर्ख थे, पाणिनि मूर्ख थे। अगर कालिदास मूर्ख थे तो कालिदास जो आदि मूर्ख थे तो उन दिनों तो कोई तो विद्वान भी रहा होगा। अगर कोई कालिदास इतने मूर्ख थे, कोई विद्वान उन दिनों रहा होगा, तो उसकी विद्वता का कोई एक प्रमाण किसी के पास है क्या? उसका वर्णन इतिहास में नहीं हो सकता था। और मैं कहता हूं कि कालिदास बहुत विद्वान आदमी थे, बचपन से ही बहुत विद्वान आदमी थे, तभी उन्होंने, और उनकी विद्वता को प्रमाणित करने के मेरे पास 7 ग्रंथ हैं, चाहे कुमार संगमम हो, चाहे रघुवंशम हो, चाहे ऋतु संहार हो, चाहे मेघदूत हो, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मालविका मित्रमम हो, चाहे विक्रमो वर्षियम हो। ऐसे 7 ग्रंथ प्रमाणित करते हैं कि महाकवि कालिदास मूर्ख नहीं अपितु बहुत ही विद्वान आदमी थे। तो ये संस्कृत की प्रामाणिकता है, संस्कृत की विशेषता है। और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। हम लोग नया वर्ष मनाते हैं तो नया वर्ष मनाते वक्त हम लोग क्या देखते हैं कि लोग कहते हैं जनवरी में नया वर्ष आया। जनवरी में नया वर्ष कभी किसी कोने से, किसी एंगल से लगता है कि जनवरी में नया वर्ष आया? नहीं, जनवरी में नया वर्ष नहीं आता। प्रकृति जब मार्च करती है, मार्च का मतलब जब चलना शुरू करती है, उस समय नया वर्ष होता है। और चैत्र प्रतिपदा को नया वर्ष आरंभ होता है। प्रकृति खुद बताती है कि नया वर्ष है। नई नई हरी हरी पत्तियां आती हैं पौधों पर, कोयल कूक मचाने लगती है। और हमारे वो पहला महीना था मार्च का महीना, और उस पहले महीने को अगर गिना जाए मार्च से, तो हमारा जो 7वां महीना था अंग्रेजी वालों ने चुरा करके उसको बनाया क्या? सितंबर। सप्त माने 7, उसी का नाम दिया सितंबर। हमारा जो 8वां महीना था उसी को कहा अष्ट, तो अष्टंबर होना चाहिए, तो उन्होंने अक्टूबर किया। फिर जो हमारा 9वां महीना था उसको उन्होंने नवंबर नाम दिया। फिर जो हमारा 10वां महीना था उसको उन्होंने दिसंबर कहा, बन गया दिसंबर। तो ये संस्कृत भाषा की प्रामाणिकता है। इस प्रामाणिकता को, इस विशेषता को, और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। हम लोग एक एक विषय, एक एक टॉपिक को लेकर के वैज्ञानिकता के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे, कितनी वैज्ञानिक भाषा है। और लोगों ने पढ़ाया भी ऐसे कठिन तरीके से कि लोगों को कठिन लगने लगे और लोग कहने लगे कि संस्कृत बड़ी कठिन भाषा है, क्लिष्ट भाषा है। अगर उसको सही तरीके से आप मेरे साथ उसको जुड़ करके पढ़ेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपको लगेगी संस्कृत कितनी वैज्ञानिक भाषा है, कितनी सुदृढ़ भाषा है, कितनी परिनिष्ठित भाषा है। बहुत ही बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे
इस भाषा को विधिवत पढ़ने का प्रयास करेंगे, विधिवत आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।